संत्रास 5। अवचेतनवादी उपन्यास मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित और उन्हीं के द्वारा पठित। 5। संत्रास। यह क्या है जो उसे एक द्वीप से परिचित होने के पूर्व ही दूसरे किसी अनजाने द्वीप में फेंक दिया जाता है। वह परिचय या पहचान का महज एक क्षण भी नहीं झेल पाता कि खुद को किसी एक ऐसे टापू पर पाता है जहां और कोई नहीं होता। स्वयं वह भी अनुपस्थित रह जाता है। सिर्फ रह जाते हैं उसके घायल बेचैन विचार भी नहीं, विक्षेपग्रस्त मनोवृत्ति की टूटन। जैसे उसके पंख झुलस गए हैं। वह इतनी ऊंचाई तक उड़ा है, वह उड़ता क्यों नहीं? इसकी आवश्यकता क्या है, जबकि वह जानता है कि हर ऊंचाई दाहक होती है। उस दिन एक हल्की लाल रंग की प्रसन्नता ने उसके भीतर की इकाई पर अपना हाथ फेरा था और उसने खुद को थोड़ा अपना पाया था। उसे अच्छा लगा, किंतु कितने जहरीले और नकीले हाथों ने उसके मर्म को छेद बेद दिया। वह बहुत देर तक घायल रहा था। अतीत को दोहराया जा सकता है, वर्तमान को जीना असंभव है। असंभव इसलिए है कि वह होता ही नहीं। भविष्य नहीं है सिर्फ अतीत। वह भी झुलस कर निराकार हो गया है। उसे सुखद शब्द से गहरी आपत्ति हुई, किंतु कोश में इतने अतिरिक्त शब्दों के बावजूद भी वह अवांछित विपरीत सुखद शब्द का कोई अंतरंग पर्यायवाची नहीं पा सका। प्रतीकों के आश्रय को जीना हमेशा संभव नहीं हो सकता और शब्दों की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए और यूं तो सब प्रतीक ही प्रतीक हैं। जब वर्तमान नहीं है तो अतीत क्या है? बीता हुआ एक प्रतीक, लाश, ठंडी लाश जो उसके कंधे पर है। वह शायद अभिशप्त है। वह इसे कहीं उतार नहीं सकता, दफना नहीं सकता, महज ढो सकता है और इस बहुत बड़ी तैरती भारी लाश को लेकर दौड़ता हुआ, रुकता हुआ, बैठता हुआ ढो रहा है। कभी कभी वह अपने को लाश के कंधे पर पाता है। आखिर वह कर ही क्या सकता है? वह अपने को इस स्थिति से जोड़ लेना चाहता है और उसने निश्चय कर लिया है कि वह स्थिति से जुड़ेगा नहीं। वह अपने मुर्दे गाड़ देगा और उस पर जिएगा। हर पल टूटा हुआ है, खंड खंड। पल के पलांश भी खंडित और पूरा समय नहीं बनता। उसे आश्चर्य है कि इतने लोग कैसे एक पूरे पल में जीवित रहते हैं, जी लेते हैं। कैसे कहते हैं कि जी लेते हैं? सब ठीक है, संभव है वह शब्दों का मुद्रा दोष हो, वरना क्या 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 वह सोचना चाहता है। शायद कुछ भी नहीं। तो उसे अपने को इस स्थिति से जोड़ लेना होगा, चाहे जिस किसी शर्त पर वह जोड़ लेगा। उसने दूसरी ओर देखा। उसकी लाश की मुखमुद्रा विकृत और भयावनी और ज्यादा दर्दनाक थी, जैसे हजारों वर्षों के मम्मी को उखाड़ कर ले आया गया हो, जिसके अंग अब सड़ने लगे हों। छिह, यह दम घोटू दुर्गंध, और वह उसे उबकाई आ रही है। यदि कोई चाबुक होती तो वह खुद को पीटने लगता और निरंतर पीटता चला जाता जब तक वह चेतनाहीन न हो जाए। असंभावनाओं को छोड़कर सच कुछ भी नहीं होता। अब वह अपनी लाश पर सो रहा था और उसके बड़े बड़े नख उसके सिर में चुभे थे। उसके बाद बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। समय या उसकी गति की अनुपस्थिति, जाने कब तक वह सोया रहा। उसे अपने परिवेश की अनुपस्थिति का कोई गम नहीं है। वह एक अनजान छाया की तरह भी हो सकता है, लेकिन शून्य में उसे स्वातंत्र्य की अनुपस्थिति अखरती है। वह बर्फ की शिला के अतिरिक्त शरीर में अपने को बंदी पाता है। वह कहीं भी नहीं होता, सिर्फ एक स्वातंत्र्य के अभाव से। स्थिति की निरंतर स्वीकृति ने उसे ऐसा बना दिया है। हो सकता है, लेकिन वह लाचार है। क्या उसने यह लाचारी ओढ़ ली है? क्या इस लाचारी से मुक्ति संभव नहीं? संभव है। वह जमीन को छीलता है। वह स्वतंत्रता का अनुभव करेगा, अवश्य करेगा। वह इसके लिए बाध्य है। वह अब सोया हुआ नहीं था, अब वह खड़ा हो गया था, दौड़ने लगा था। घंटों उसने दूर दूर की दौड़ लगाई। वह स्वतंत्र है, एकदम स्वतंत्र। वह दौड़ सकता है। वह हंसा और फिर देर तक फटाका मारता रहा। उसने
उसने पास बूढ़े पेड़ को थपथपा दिया। वह स्वतंत्र है, स्वतंत्र। वह क्या है? ऑर्केस्ट्रा के उदास धुन की तरह धुंधलका, पिपराया, मध्यम धुएं की तरह पेड़ों पर, दूबों पर, घासों पर, जमीन पर, उसके शरीर पर जैसे रंगीन पानी की धारा सी बिछल रही थी। पेड़ मानो जमीन पर खड़े नहीं थे, वे शून्य में उगने लगे थे। उसके चारों ओर भूरी भूरी सी कोई चीज छा रही थी। वह दौड़ नहीं सकता। उसने अपने तलवों को में थोड़ी सूजन का अनुभव किया। दरअसल उसका व्यक्तित्व किसी बंटवारे में शामिल होना नहीं चाहता था। दिल की जगह सिर्फ भुरभुरी चीज, उदास भूरी भूरी पांव लटक रहे थे। बालों को थोड़ा उंगलियों से नोच दिया। वह स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहता है। उसने दौड़ना शुरू किया। अब चारों ओर अंधेरा रह गया। भयावह सन्नाटे में सिर्फ पंख फैलाती आवाजें दौड़ने फुदकने लगीं। उसने देखा कि सिर्फ उसका बोध मात्र रह गया है। वह अपने को छू भर सकता है। ऐसा लगता था जैसे किसी अतिरिक्तता ने उसे पुनः उससे अलग कर दिया हो। आखिर वह क्या कर सकता है? एक असूझ काली तरलता उसके चारों ओर छाई थी, जहां कोई नहीं था। क्या वह नहीं है? वह खुद को उसने खुद को छुआ। बाह, नाक, आंख, कान, बाल, पांव, दूर दूर एक दूसरे से अलग। क्या वह पूरा नहीं है? उसने खुद को कभी आईने में देखा था, तब वह एक इकाई मालूम पड़ता था। ट्रेन के पैखाने के एकांत में उसने कई बार खुद को नंगा कर पहचाना है और मिनटों भाषण देता रहा है। हाँ हाँ, गर्वीले, बहुत अच्छे, नमस्कार। और कभी कभी पिद्दी, घिनौना, बोर। और कभी कुछ भी नहीं, एकदम अनुपस्थित। वह खुद को देख नहीं सकता, पहचान तक नहीं सकता। एकाएक उससे अपने कंधे पर किसी ठंडी हथेली का स्पर्श अनुभव हुआ। वह कौन हो सकता है? इस निरीह अकेलेपन की शून्यता में किसी अस्तित्व का आ जाना बीज फूट कर इतना बड़ा हो गया कि उसकी पीठ ने एक ठंडे स्पर्श का अनुभव किया, जैसे इतनी देर वह नहीं था। और वह ठंडा स्पर्श मानो निराकार उत्तेजना को छू रहा हो। एकाएक निराकृत भीति वातावरण में चारों ओर घुल मिल गई। वह अपनी दोनों हथेलियां आपस में रगड़ने लगा। उसने अपने पैर झटके, जैसे वह खुद को खुद के पास पाना चाहता हो। लाश कोई होता, कम से कम कोई और। कभी कभी आदमी कितना अकेला हो जाता है। उसे लगा कि टनों भारी चट्टानें परत दर परत धसकती चली जा रही हैं और उसके माथे की रेखाएं घुट घूट टूट फूट कर गहरी हो रही हैं। वह खुद को पुकारता है। उसका स्वर जैसे कहीं दूर से उसी को पुकारता हुआ खो जाता है। गोया उसकी आवाज़ भी उसके साथ नहीं है। वह नितांत अकेला हो गया है। क्या वह मर जाएगा? दीदी जब मरी थी तो पिताजी ने सिर्फ इतना ही कहा था, उबर गई। वह खुद अपने नेह के पाले बालों को मुड़ाना नहीं चाहता था और उसने इन कुप्रथाओं के विरुद्ध एक लंबा सा भाषण दे दिया था। उस रात उसे खाना नहीं मिला था। उसने चुपके से होटल में मुर्गे खाए थे। किंतु इतनी बातें, ओह, उसे एक शब्द खटका था, उबरना। किसी का अपने अस्तित्व की निजता से वंचित होना उबरना है या नष्ट होना है? यह बहुत देर तक सोचता रहा। संभवतः वह गर्भ से जन्म लेना नहीं चाहता था। काश दीदी अपने गर्भ से जन्मी होती। लोग दूसरों की जिंदगी को अपने पर ओढ़ लेते हैं। उसे लगा कि दीदी सामने खड़ी थीं, सफ़ेद साड़ी पहने, दूर दूर। ओह, क्या, कौन, कब? अब कोई नहीं। उसे लगा चारों ओर सिर्फ पदचाप ही पदचाप है। कोई उदास होकर लौट गया है। धीमी आवाज़ें हवा की सतह पर चलती, बिछलती, मिलती, तैरती आवाज़ें। अजीब, अनजानी, असूझ भाषाओं में बातें करती आवाज़ें। अपने अस्तित्व को पृथकता के बोध के लिए आदमी ने कितनी बातें गढ़ ली हैं। भाषा अलग अलग, अर्थ एक, जैसे विविध सांपों से गढ़े खूंटों के चारों ओर घबराए लोग खुद को बांधकर तनिक आराम का अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने देखा, रात के पत्ते लाल होते जा रहे हैं और आग की मध्यम पतली सतह, पतली आर ऊपर की पत्तियों के भीतर से फूज रही है। एक गोल लपलपाता टिकोरा उभरता चला आ रहा है। वह खुद को देख रहा है, जैसे एक कोहरे से उभरता हुआ आ रहा हो। उसने देखा कि वह है और सिर्फ वही है। उसके चारों ओर कोई नहीं है, सिर्फ वही चेतना अस्तित्व है। फिर वही एक चेतना,
अस्तित्व है और कुछ भी नहीं, अर्थात वह एक गर्भ से बाहर निकल चुका है। फिर भी वह इस बात को अब भी घबराया हुआ था कि वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। वह तो अजन्मा है, अप्रकाशित चीज़ें और बहुत कुछ देर तक सामने कहीं दूर तक देखता रह गया। सिगरेट जैसे किसी बिसरे संगी की याद आई हो उसे, और वह उत्फुल्ल हो गया। काश उसे पहले याद आई होती तो इतना अकेला नहीं होता। एकमात्र वह होता, एकमात्र से याद है। उसने अपने ठिठुरे हाथ जेब में डाल दिए, किंतु नहीं, दूसरी में उफ़ो नहीं। आज वह कुछ कहना चाहता था। वह शुक्ला से बातें करेगा, गप्पे हाँकता हुआ रातें गुजार देगा, किंतु नहीं, अभी जिंदगी में शायद इतना फैलाव नहीं आया। इतनी उम्र तक वह कहीं जम नहीं सका है। वह पत्ते की तरह उड़ रहा है। भीतर की नसों को अपनी उंगलियों से फांस कर जीना, उफ, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। हम अपनी उंगलियों से अपनी चेतना को फांसे न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। जैसे लोहे की ठंडी सणसी से आग उठाना, ठीक ठीक वैसा ही। उसका सर फटा जा रहा है। वह इतना क्यों सोचता है? क्या वह दूसरों की तरह गप्पे नहीं हाँक सकता? क्या वह ठठाकर हंस नहीं सकता? सलीम, रेखा, किट्टो, टोपनो जैसे एक कुनकुनी धारा उसके भीतर की चेतना को सहलाती चली गई। वह उत्तेजित हो उठा, उत्तेजित। वह मिलेगा, उन सबों से मिलेगा। अभी